जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने जो है वो लास्ट टाइम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के जनरल फॉर्म पढ़ ली थी। अब जो है वो हम आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें जो मेजर हमारा कंसर्न होगा दैट वुड बी रिलेटेड टू स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीक लाइंस एंड पाथ लाइंस। सबसे ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हम करते हैं वो स्ट्रीम लाइंस की करते हैं। तो वहीं से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। स्ट्रीम लाइंस बेसिकली क्या होती हैं? स्ट्रीमलाइन जो है वो किसी भी फ्लो फील्ड में कोई ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है कि उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन दे। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रीम लाइन की हम बात करते हैं। ठीक है। इस पर अगर हम इसको हम स्ट्रीम लाइन तब कहेंगे जब किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, लेट्स से कि मैं इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये टेंजेंट जो है वो मुझे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताएगा। ठीक है। लेट्स से मैं इस वेलोसिटी को यू कह देता हूँ। ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल जाए तो फिर इस चीज़ को हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। ठीक है। अब जो है वेलोसिटी जाहिर है कि वेक्टर होती है और यहाँ पर जो है वो वेक्टर की हमें पता है कि एक सिंगल डायरेक्शन होती है, यूनी डायरेक्शनल होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती। ठीक है। दो स्ट्रीमलाइंस अगर क्रॉस करें तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट पर मोर देन वन डायरेक्शंस होंगे जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं। इसलिए जो है वो स्ट्रीमलाइंस में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने से उस पॉइंट पर यूनिक डायरेक्शन आती है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है। तो अब जो है वो स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज एन इमेजिनरी लाइन drawn in the flow field such that a tangent drawn at any point on this line represents the direction of velocity vector of the fluid particle at that point। ठीक है जी। ये जो है अब हमें क्या बताता है? ये हमें फ्लूइड वेलोसिटी की किसी भी पॉइंट पर जो है वो इंस्टेंटेनियस पिक्चर बताता है कि इस जगह पर जो है वो फ्लूइड वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है। अब देखें ये जो है वो हमारे पास एक इस जो ब्लैक है इसको मैंने हम कोई इमेजिनरी लाइन कहते हैं। ठीक है। इसको हम स्ट्रीम लाइन कब कहेंगे? इसको हम स्ट्रीम लाइन तब कहेंगे जब इस पॉइंट इस जो है वो इमेजिनरी लाइन पर कोई भी टेंजेंट हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन बताए। ठीक है। हमने एक इमेजिनरी लाइन ली, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उसने वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई, तो अब हम इस जो इमेजिनरी लाइन है उसको हम स्ट्रीम लाइन बोलेंगे। ठीक है। अब ये क्योंकि इंस्टेंटेनियस पिक्चर देता है, स्ट्रीम लाइन क्या बताती है? दैट गिव्स द इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी। ठीक है जी। ये इंस्टेंटेनियस पिक्चर बताती है फ्लूइड वेलोसिटी की। इसलिए हम इसको किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखेंगे? इसलिए हम इसको एलेरियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखेंगे। ठीक है। तो ये एलेरियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि हम फ्लूइड वेलोसिटी को ट्रैक नहीं कर रहे, यानी कि पार्टिकल के पीछे नहीं चल रहा है कि जहां जहां पे पार्टिकल जा रहा है हर हर पॉइंट पर हमें उसकी जो है वो वेलोसिटी की पता, जो डायरेक्शन पता चल रही है, बल्कि हम किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके उसकी वेलोसिटी की पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है। तो इट मीन्स कि वो वेलोसिटी जो है वो ऐसे ना, आप जो है वो अपने माइक्रोफोन को चेक करो। मेरे ख्याल से आवाज़ आनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दोबारा आप अपना माइक्रोफोन चेक करें। जी। तो यहाँ पर जो है वो जो क्योंकि इंस्टेंटेनियस पिक्चर मिल रही है फ्लूइड वेलोसिटी की, तो जिस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस पिक्चर मिलेगी
उस पॉइंट को जो है फिर हम यूलरियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लेकर जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है इंस्टेंटेनियस पिक्चर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएगी, ये यूलरियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हमें जो है वो किसी भी जगह पर स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है वो एक स्ट्रीम लाइन लेते हैं, ठीक है। कोई भी हम एक स्ट्रीम लाइन जो है वो एक सपोज कर लेते हैं। उस स्ट्रीम लाइन पर जो टेंजेंट है वो हमें वेलोसिटी के डायरेक्शन बताएगा। तो लेट्स से कि मैं इस पॉइंट पर किसी भी जगह पर जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और वो टेंजेंट ड्रॉ जो है जो मैं करूँगा वो हमें वेलोसिटी के डायरेक्शन बताएगा। लेट्स से कि मैंने पॉइंट ए पर जो है वो पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होगी, डी आर होगी, ठीक है। डी आर इज अ वेक्टर दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, मीन्स अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है जी। अब इसमें यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा। हमने एक सिंपल स्ट्रीम लाइन ली, टेंजेंट ड्रॉ किया जिसने वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई, और जो वो वेक्टर है डी आर वो हमें जो है वो क्या बताएगा, हमें डायरेक्शन बताएगा उस वेक्टर की, और वो जो है जो टेंजेंट है वो स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग मूव करें तो हर पॉइंट पर हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और होगी। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर टेंजेंट जो है वो इस तरह से ड्रॉ होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से बन जाएगी। तो हर पॉइंट पर इट इज़ कीप ऑन वेरिंग। इसका मतलब ये होगा टेंजेंट जो है, जो भी टेंजेंट यानी कि जो टेंजेंट वेक्टर हमने लिया है डी आर, ये फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम है, ठीक है। हर जगह पर एक्स वाई जी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी और टाइम के साथ साथ वो वेरी भी करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। अब अगर जो है वो हम इस पे सिंपल वेक्टर अप्रोच लगाते हैं तो हम जो है वो वेक्टर्स लिखते हैं। वेक्टर्स अगर हम लिखें तो वी वेक्टर हमारे पास किस तरह से आएगा, द वेक्टर वी कैन बी रिटन एज यू आई यूनिट वेक्टर प्लस वी जे यूनिट वेक्टर प्लस डब्ल्यू के यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये मैंने वी वेक्टर लिखा। और अगर मैं डी आर की बात करूं यानी कि जो टेंजेंट वेक्टर है उसकी बात करूं तो टेंजेंट वेक्टर किस तरह से आएगा, एक्स कंपोनेंट और उसमें यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई कंपोनेंट और उसमें यूनिट वेक्टर जे होता है, और जी कंपोनेंट और उसमें यूनिट वेक्टर के होता है। अब हमें नज़र आ रहा है कि वी और आर ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ये दोनों वेक्टर्स, तो वी एंड डी आर वो दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। वो कौन से वेक्टर्स हैं, वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। और कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि थीटा जो है उसमें 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा v क्रॉस डी आर, इस तरह से होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट वेक्टर। अब अगर इसकी बात करें v क्रॉस डी आर की, तो इसके अंदर जो है वो इसका कंपोनेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ऊपर जो है वो यूनिट वेक्टर्स आते हैं, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, नीचे इनके कंपोनेंट्स आते हैं। वी के कंपोनेंट यू वी और डब्ल्यू हैं, और जो इसके डी आर के कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, वो डी एक्स डी वाई और डी जी हैं, ठीक है जी। 3/3 का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। और यहाँ पर थीटा के ये चूँकि ज़ीरो है तो ज़ीरो की वजह से ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, सही है। सिंपल 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है वो मेरे ख्याल से आप सबको आता होगा, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप जो है वो इसको नल वेक्टर लेते हैं तो नल वेक्टर में आपको पता है कि इसको नल वेक्टर को अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, 0i प्लस 0j प्लस 0k, ठीक है। अब सिंपली जो है उसको 3/3 का डिटर्मिनेंट को रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी तरह से इसको एक्सपेंड कर लें, और एक्सपेंड करने के बाद इसको ओके हम चेंजिंग द कलर, ठीक है जी। इस डिटर्मिनेंट को, इस 3/3 के डिटर्मिनेंट को इसके जो है ना आप अकॉर्डिंगली ओपन कर लें। अब अगर मैं इस एंट्री से ओपन करना शुरू करता हूँ तो कैसे आएगा, आई
इसका रो और कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा, ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये सिंपली बन जाएगा वी डी जी माइनस डब्ल्यू डी वाई, ठीक है। प्लस माइनस प्लस इस तरह ऑल्टरनेट चलता है। अब जे की बात करेंगे तो माइनस आएगा माइनस जे, और जे जिसमें है वो रो और वो कॉलम डिलीट हो जाएंगे, यू डी जी बचेगा, डब्ल्यू डी एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा यू डी जी माइनस डब्ल्यू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो के वाली एंट्री बचेगी, के वाला रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, यू डी वाई और वी डी एक्स बचेगा, ठीक है जी। तो प्लस के यूनिट वेक्टर यू डी वाई माइनस वी डी एक्स, और इक्वल किसके था वो, इक्वल तीनों जीरो वाले थे, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, ठीक है जी। अभी इन तीनों एंट्रीज को जो है वो आप जीरो के साथ इक्वेट कर लें, ठीक है। जब कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो किस तरह से आएगा, पहले आई वाले कोफिशिएंट्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई इक्वेटिंग आई कोफिशिएंट्स, ठीक है। आई के कोफिशिएंट्स जो है वो आप इक्वेट कर लें। तो आई का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, वी डी जी माइनस डब्ल्यू डी वाई, और इस तरफ ज़ीरो था। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, वी डी जी इज इक्वल टू डब्ल्यू डी वाई, तो ये बन जाएगा डी जी ओवर डब्ल्यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी, ठीक है जी। इसमें कोई इशू हो तो पूछे। इसी तरह से अब अगर जे के कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, आई को कंपेयर किया है ना, जे को कंपेयर करेंगे तो जे को कंपेयर करने से क्या होगा, जे के लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंपोनेंट्स क्या थे, यू डी जी माइनस डब्ल्यू डी एक्स, ठीक है। और इधर जो है वो ज़ीरो था, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यू डी जी इज इक्वल टू डब्ल्यू डी एक्स, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, डी जी ओवर डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एक्स ओवर यू, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, पिछली को इक्वेशन नंबर 1 कह दें, उन दोनों को इक्वेट कर लें, तो यहाँ से आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो आपके पास बन जाएगी डी एक्स ओवर यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी इज इक्वल टू डी जी ओवर डब्ल्यू, ठीक है जी। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन बनती है, ठीक है। अब जो है वो किसी भी फ्लो फील्ड के अंदर अगर एलेरियन अप्रोच आप लगाएं तो उसके हवाले से आपको जो है वो स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन डी एक्स ओवर यू डी वाई ओवर वी और डी जी ओवर डब्ल्यू से मिल जाएगी। अब सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। इसको याद रखना या याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जहाँ पर जो है वो जिस डायरेक्शन का ऊपर कंपोनेंट आ रहा है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी नीचे आ रही है। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यू होती है तो वो आ रही है, वाई डायरेक्शन में वी होती है तो वो डिनोमिनेटर में आ रही है, और जी डायरेक्शन की डब्ल्यू होती है तो वो डिनोमिनेटर में आ रही है, ठीक है जी। तो इसमें ये मेरे ख्याल से बहुत आसान है। इसमें अगर जो है वो ये 3D फ्लो के लिए होगा, जाहिर है तीनों इसमें जो है वो आ रहे हैं। अगर 2D फ्लो होगा तो जाहिर है कि एक कंपोनेंट डिलीट हो जाएगा, एक्स और वाई वाले आ जाएंगे, जी वाला नहीं आएगा। और 1D तो वैसे बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहरहाल वो भी आ सकता है, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। अब इसके हवाले से एक छोटा सा प्रॉब्लम है वो कर लेते हैं, ताकि थोड़ी इसको जो है ना सपोर्ट मिल जाए इस कॉन्सेप्ट को। उस प्रॉब्लम को करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, सिंपल, एक 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है उसका, दैट इज 3x आई यूनिट वेक्टर माइनस 3y जे यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। एक हमारे पास 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड है जिसकी वेलोसिटी वेक्टर गिवन है। फाइंड क्या करना है, वो कहता है जी फाइंड करें इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन कहता है फाइंड कर दें, कहाँ से, थ्रू 1 1, ठीक है। 1 1 क्या है, वो पॉइंट है जिसमें से ये स्ट्रीमलाइन पास कर रही है, ठीक है। यानी कि ये हमें उसने स्पेस कोऑर्डिनेट्स दे दिए। मुझे तो प्रॉब्लम समझ आ गया होगा, ठीक है। 2D फ्लो फील्ड है, नज़र आ रहा है, एक्स और वाई से वाले सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी फील्ड है, 2D फ्लो फील्ड है, ठीक है। 2D फ्लो फील्ड है, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फाइंड करनी है, और स्पेस कोऑर्डिनेट्स 1 1 हमें गिवन है। अब अगर 2D फ्लो होगा तो हमने अभी देखा कि उसके लिए हम जो है वो फ्लो फील्ड के लिए इक्वेशन कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए जाहिर है कि हमें एक्स और वाई वाले 2 कंपोनेंट्स होंगे, तो डी एक्स ओवर यू
इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी। ये हमारे पास लगेगा, डी जी ओवर डब्ल्यू यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास u की वैल्यू इसके हवाले से क्या दी हुई थी, u की वैल्यू, इसमें u की वैल्यू जो है वो देखें तो 3x गिवन है और v की वैल्यू -3y गिवन है, ठीक है। तो हम जो है वो u और v की वैल्यूज पुट करते हैं, तो dx ओवर 3x इज इक्वल टू dy ओवर -3y, ठीक है। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बन जाएगा dx ओवर x इज इक्वल टू dy ओवर y विद नेगेटिव साइन, सही है। अब इसको आप सिंपल इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रेशन से आपके पास जो है वो जो कोई क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लें, इसको भी इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा ln ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ y, और c जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी ln में लिख लें, ठीक है। तो सिंपली जो है वो आपके पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि माइनस ln y को इधर ले आएँ, तो ये बन जाएगा ln ऑफ x प्लस ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ c। लोगारिथम का रूल लगाएं तो ये बन जाएगा ln ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ln ऑफ c, ठीक है। दोनों तरफ नेचुरल एंटी लॉग ले लें, तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे ln, तो एक्स वाई इज इक्वल टू c आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो है वो बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, बाउंड्री कंडीशन आपके पास 1 1 स्पेस कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप जब यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू क्या निकल आएगी, 1 निकल आएगी, ठीक है। ऐसा ही है, तो वो c की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दें इक्वेशन ए में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 या फिर x इज इक्वल टू 1 ओवर y, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 1 ओवर y जो है ये मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हो रहा, तो x इज इक्वल टू 1 ओवर y, ये जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन है। जो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड किस्म का जो है वो प्रॉब्लम आपके सामने किया, एक 2D फ्लो फील्ड गिवन थी और उसमें जो है ना उसने एक स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन भी दी हुई थी 3x आई माइनस 3y जे के साथ, ठीक है। साफ नज़र आ रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर है, तो 3x आई यानी आई के साथ वाली जो u की वैल्यू है और जे के साथ वाली इसकी v की वैल्यू है, ठीक है, वो हम पुट कर देंगे। और जब हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो आखिर में उस पॉइंट को पुट करके कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको जो है ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ गई, ठीक है। 3D फ्लो फील्ड गिवन हो तो भी कोई मसला नहीं है, सिंपल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन ऐसे ही लगेगी, सिर्फ उसको इंटीग्रेट करके हमें इक्वेट करना होगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। बाकी इसमें जो है वो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने बता दिया कि नो टू स्ट्रीम लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर, ठीक है। टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नेवर क्रॉस, ठीक है। ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्रॉस नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है, क्यों ये क्रॉस नहीं हो सकता, उसकी रीज़न बिल्कुल ऑब्वियस है कि हमने अभी बताया कि स्ट्रीम लाइन जो है वो ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलता है। तो अगर वो क्रॉस कर देंगे इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी को दो डिफरेंट डायरेक्शन आएंगी जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से दो स्ट्रीम लाइन्स को क्रॉस करना भी पॉसिबल नहीं है, तो टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद अगली छोटी छोटी डेफिनेशन है स्ट्रीम लाइन पर, हमें जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल चाहिए थी और ये था भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगली चीज़ जो है वो पाथ लाइन है। अब जो है वो पाथ लाइन क्या होता है, पाथ लाइन समझ लें कि स्ट्रीम लाइन का लेग्रेंजियन वर्जन है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन क्या था कि स्ट्रीमलाइन हमें किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके उस जगह पर वेलोसिटी वेक्टर देता था, लेकिन पाथ लाइन क्या है कि हमें जो है वो लेग्रेंजियन अप्रोच को फुलफिल करना है, ठीक है। यानी कि हमें कंप्लीट मोशन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड लेकर जानी है, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ वो फ्लूइड पार्टिकल मूव किया है वहाँ वहाँ हम उस पार्टिकल को फॉलो करेंगे, वी हैव टू फॉलो द fluid particles complete trajectory
फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ठीक है जी, ये जो है ये हमें करना है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली ये कौन सी अप्रोच बन जाएगी, ये फिर लैग्रेंजियन अप्रोच बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि एलरियन अप्रोच जो है उसमें हम क्या करते हैं कि इंस्टेंटेनियस पिक्चर लेते हैं, लेकिन लैग्रेंजियन अप्रोच के अंदर जो है वो हमें लैग्रेंजियन अप्रोच के अंदर हमें जो है वो कंप्लीट पाथ को फॉलो करना पड़ता है। तो पाथ लाइन जो है ये ऐसे समझ लें कि जो स्ट्रीम लाइन है उसका लैग्रेंजियन वर्जन है। ठीक है, हर जगह पर अब जो है वो स्ट्रीम लाइन तो क्रॉस नहीं कर सकती थी, क्या पाथ लाइन क्रॉस कर सकती है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि पाथ लाइन में किसी भी जगह पर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की वेक्टर डायरेक्शन नहीं मिल रही होती। ठीक है, तो जहाँ जहाँ फ्लूइड पार्टिकल जाएगा वहाँ वहाँ पर जो है वो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए पाथ लाइन जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, इसमें जो है वो कोई कैद नहीं है। लेट से फ्लूइड पार्टिकल ने यहाँ से मूव करना शुरू किया, इधर से मूव करता 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 वो वापस भी दोबारा आ जाएगा, तो हमें इसको फॉलो ही करना है। ये जो भी ट्रेजेक्ट्री बनेगी ये सारी की सारी जो है वो उसकी पाथ लाइन को शो कर रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी चीज़ जो कि इसी के साथ कनेक्ट होती है टू सम एक्सटेंट, दैट इज स्ट्रीक लाइन। ठीक है जी, अब स्ट्रीक लाइन किस तरह से जो है वो हमें बताना होता है। देखिए हम जो है वो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं नोज़ल की। ठीक है, हमें पता है कि नोज़ल जो है वो एक वेरिंग क्रॉस सेक्शनल की हमारे पास डिवाइस होती है। ठीक है, यूजुअली हम ऐसा कर लेते हैं जिसमें इसको हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोज़ल होती है, ये डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग नोज़ल है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो डाइवर्जेंस से हम शुरू करते हैं, यानी कि जो एक्सपेंडेड पाथ है उससे शुरू करते हैं और नैरोअर पाथ की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई फ्लूइड पार्टिकल एंटर हुआ, अब यहाँ से वो लीव कर रहा है, लेट से ये पॉइंट ए है, यहाँ से वो लीव कर रहा है। ठीक है, अब जैसे वो लीव कर रहा है तो डिफरेंट पॉइंट्स पर उसकी कोई ना कोई जो है वो पिक्चर हमारे सामने आ रही है। ठीक है, ये लेट से हमारे पास पी क्यू आर वो पॉइंट्स हैं जहाँ से जो है वो फ्लूइड पार्टिकल होकर गुजरता है। ठीक है जी, अब लेट से कि पी से क्यू तक जाने में कोई डेल्टा टी टाइम लगा होगा, क्यू से आर तक जाने में डेल्टा टी वन इसको कह देते हैं, क्यू से आर तक जाने में कोई डेल्टा टी टू टाइम लगा होगा। तो डेल्टा टी वन से टाइम इंटरवल के अंदर जो पाथ जो है वो कोई फॉलो करता है तो वहाँ पर हम उसकी इंस्टेंटेनियस पिक्चर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर उसकी इंस्टेंटेनियस पिक्चर लेते हैं एट आफ्टर अ गिवन टाइम इंटरवल, वो स्ट्रीक लाइन होती है। ठीक है, तो स्ट्रीक लाइन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि स्ट्रीक लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन which passes through the points which have passed through the same single point after a given time interval। ठीक है, यानी कि यहाँ इस पॉइंट से पहले एक जो है वो पार्टिकल गुजरा, फिर उसके बाद एक और पार्टिकल गुजरा, फिर उसके बाद एक और पार्टिकल गुजरा, तो जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर इस पॉइंट की पिक्चर हमारे पास आती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की पिक्चर आती है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, सारे के सारे जो इस नोजल में जितना भी फ्लूइड था वो सारा का सारा इस पाथ के थ्रू होता हुआ गुजरा है। ठीक है, तो इससे एक पार्टिकल गुजरेगा, फिर दूसरा गुजरेगा, फिर इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल इस पॉइंट से पी से गुजरेंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पॉइंट क्यू से गुजरेंगे और इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पॉइंट आर से गुजरेंगे एट गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो वो जो इमेजिनरी लाइन बनती है उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से उसको हम स्ट्रीक लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो स्ट्रीक लाइन की डेफिनेशन है। इसके अंदर जो है वो बात ये है कि इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए और वो सारे के सारे जो है वो उस पॉइंट में से पास होकर गुजरने चाहिए। ठीक है, अभी इमेजिन करते हैं कि हमारे पास जो है वो सारे के सारे जो फ्लूइड पार्टिकल्स थे वो उस पाथ को फॉलो करते हुए उन पॉइंट्स में से गुजरे। ठीक है, ये भी इमेजिनरी लाइन होती है, तो ये इस तरह से स्ट्रीक लाइन को हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन की छोटी सी डिस्कशन है, वो हम देख लेते हैं। पोटेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं एंड स्ट्रीम फंक्शंस क्या होते हैं।
जी, जनरल फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम देख चुके हैं। आपको जो है वो उसके बारे में आइडिया होगा। डेल्टा रो ओवर डेल्टा टी प्लस डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स रो यू प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई रो वी प्लस पार्शल ओवर पार्शल जी रो डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। जनरल फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम जो है वो लिख चुके हैं। स्टेडी फ्लो की बात करेंगे तो आपको मैं बता चुका, स्टेडी फ्लो में जो है वो डेल्टा टी टर्म ज़ीरो आ जाएगी, तो बाकी तीन टर्म्स बचेंगी। और स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 3D फ्लो हो तो रो भी कांस्टेंट होगा, तो फिर हमारे पास जो है वो स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल हो जाए तो फिर तो रो टर्म भी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा जी, अब जो है इससे इस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से हमने मजीद कंक्लूजन्स निकालने हैं, ठीक है। अगर हमें यू वी और डब्ल्यू गिवन हो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इक्वेशंस, ठीक है, यू जो है वो किसी फंक्शन इक्वेशन में गिवन है, वी किसी और फंक्शन इक्वेशन में गिवन है, डब्ल्यू किसी और फंक्शन, यानी कि तीनों की इक्वेशंस गिवन है। और अगर वो इक्वेशन इस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यू की कोई इक्वेशन गिवन है, वी की इक्वेशन गिवन है, डब्ल्यू की इक्वेशन गिवन है, किसी भी एक्स वाई ज़ी किसी भी वेरिएबल पे ये डिपेंड कर रहे हैं, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 3D फ्लो वो हो सकता है, ठीक है। अगर यू वी डब्ल्यू के, अपने बात को रिपीट कर रहा हूँ, इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर गिवन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इक्वेशंस एंड इफ दैट इक्वेशन सेटिस्फाइज दिस फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव इक्वेशन, देन दैट फ्लो में मस्ट बी स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल एंड दैट फ्लो फील्ड मस्ट बी पॉसिबल, वो पॉसिबल फ्लो फील्ड होगी। और अगर यू वी डब्ल्यू की इक्वेशन दी हुई है और वो जनरल फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, इसका मतलब है कि वो स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड नहीं हो सकती, ठीक है। अब आपको फिर उसके लिए अनस्टेडीनेस चेक करनी पड़ेगी, फिर कंप्रेसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, फिर जो है वो मतलब कि आप उसके बारे में कोई डिसीजन ले सकेंगे, सही है। तो इसी तरह से अगर 2D फ्लो की बात करें तो इस जो हमारे पास टर्म है इसको कैंसिल कर दें, तो तब जो है वो इस 2D टर्म को इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इस केस में जो है वो हमारे पास कोई यानी कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिससे हमारे पास पॉसिबल फ्लो फील्ड आए, ठीक है। पॉसिबल फ्लो फील्ड का आना हमारे पास ज़रूरी है अगर हम जो है वो कोई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई करते हैं, तो फिर हमारे पास पॉसिबल फ्लो फील्ड आएगा। और अगर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई नहीं होती तो फ्लो फील्ड भी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अब उसके हवाले से एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उसमें जो है वो सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, दो तरह की मैंने सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन की हुई है, और आपको जो है वो चेक करना है कि वो पॉसिबल फ्लो फील्ड है या नहीं है, यानी कि वो फ्लो पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। वो मैं प्रॉब्लम जो है अभी शेयर कर रहा हूँ, वो आपने जो है वो चेक करना है और वो चेक करके मुझे बताना है कि वो फ्लो फील्ड पॉसिबल भी है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोटेंशियल फंक्शन और कंजर्वेटिव फील्ड के हवाले से कुछ डिस्कशन है, वो इंशाल्लाह जो है वो हम सुबह पे रखते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सुबह हम क्लास लें और सुबह क्लास लेकर जो है फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लें, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, तो उम्मीद है कि आप जो है उस लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लेंगे, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टिपिकल हैं और टेक्निकल हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसको हमें देखना होगा। और इन प्रॉब्लम्स को जो मैंने अभी बताई है, एक प्रॉब्लम अभी भेज रहा हूँ आपको, एक प्रॉब्लम मैंने स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन वाला सेट आपको करवा दिया है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को अभी अच्छे तरीके से कर लें, तो उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी उससे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ ले।